शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स से ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले इसका एक दूसरा नाम है जिसको कहा जाता है EMP पाथवे। क्यों? बिकॉज दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द 3 जर्मन साइंटिस्ट एमडेन, मेयरहोफ एंड परनास। इन 3 बंदों ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको EMP भी कहा जाता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन EMP। आपको आता होगा लेकिन फिर वहां भूला होगा। ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। सो द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर, 6 कार्बन शुगर की स्प्लिटिंग, और उस 6 कार्बन शुगर से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट का बनाना by the mean of various enzymatic reaction and the production of energy ATP and reduce NADH। ये NADH भी आपको पता है आगे जाके फिर एनर्जी। तो 6 कार्बन शुगर को पायरुवेट में कन्वर्ट करना मुख्तलिफ एंजाइम के जरिए, और साथ में ATP का पैदा करना और NADH का पैदा करना। दिस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। कहां पे होगा सर? ये कहां पे होगा? सवाल ये आता है। सो दिस इज अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। फर्दर दिस ग्लाइकोलाइसिस इज डिवाइडेड इन 2 फेज, प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज इसको इन्वेस्टिंग फेज भी कहा। इन्वेस्ट मतलब खर्च करना। इसमें ATP वगैरह खर्च किए जाते हैं, और इसमें जो है आपके पास एंड पर बनते हैं G3P ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट या PGAL फास्फोग्लिसरल अल्डिहाइड। दूसरा ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज को पे ऑफ फेज भी कहा जाता है। पे ऑफ मतलब अदा करने वाला। तो ये जो है ये आपको इसको ऑक्सीडेटिव फेज को पे ऑफ फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपको देता है ATP, जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। जब एक फास्फेट ADP के साथ मिलेगा, दोबारा से सुने, ADP के साथ जब एक फास्फेट मिलेगा तो उसको हम कहेंगे फास्फोरिलेशन। ठीक है जी। और साथ में ये देगा NADH जो कि आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से फर्दर फिर आपको एनर्जी देगा। तो ये जो रेड से लिखा है कि एक NADH कितने मॉलिक्यूल ATP के देगा। ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस को 10 स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहला जी फास्फोराइलेशन, नाम से ही जाहिर है जी, आपको बता दिया है। ADP के साथ जब एक फास्फेट मिलता है तो इसको कहते हैं फास्फोरिलेशन। तो यहां पर जो है आपके पास एक ATP इन दिस प्रोसेस ATP जो है ये एनर्जी देगा। ठीक है ना, एनर्जी देगा। और यहां पर ग्लूकोज 6 कार्बन ग्लूकोज होता है। अच्छा, ग्लूकोज 6 फास्फेट का मतलब होता है कि कार्बन जो है वो 6 नंबर यानी सॉरी फास्फेट जो है 6 नंबर कार्बन के साथ अटैच होगा। अगर आ जाता है 3 फास्फेट तो इसका मतलब फास्फेट जो है वो कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। अगर आ जाता है 2 फास्फेट तो मतलब फास्फेट जो है वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है। तो यहां पर जो है ग्लूकोज जब ATP टूटता है आपके पास ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट में, तो वो फास्फेट जो है ग्लूकोज के साथ मिल जाता है और वो आपके लिए बना देता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, आइसोमेराइजेशन। और यहां पर जब फास्फोरिलेशन में जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो होता है आपके पास हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। अगर आपको याद हो, मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको एंजाइम की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, और मैंने आपको कहा था कि इसकी हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे कि कौन सी क्लास का एंजाइम कहां पर यूज होता है। दूसरा आइसोमेराइजेशन, नाम से ही जाहिर है जी कि जब ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रक्टोज में। एज यू नो दैट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर दी isomer। Isomer are those compound having the same formula but different structure। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में जो चीज कन्वर्ट करती है उसको कहते हैं ग्लूकोज फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। उसके बाद है फास्फोरिलेशन, दोबारा से फास्फेट का मिलना, टूटना, जुड़ना, इस सब को रिलेशन कहते हैं। अब जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना है ग्लूकोज 6 फास्फेट से, तो अगेन एक ATP टूटेगा ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट में। तो ये फास्फेट जो है ये इस फ्रक्टोज के साथ मिल जाएगा, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो आपके पास चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। अब यहां पे 1 का मतलब है कि फास्फेट जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, दूसरा फास्फेट जो है कार्बन नंबर 6 के साथ है, इसलिए बन जाएगा फ्रक्टोज
1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है जी। सो फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। चौथा स्टेप है स्प्लिटिंग। अब जो फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट है ये आपके पास टूट जाएगा दो कंपाउंड में। कौन से कंपाउंड? 3 कार्बन कंपाउंड में। एक हो जाएगा आपके पास G3P ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट, या जिसको हम PGAL यानी फास्फोग्लिसरल अल्डिहाइड भी कहते हैं, और दूसरा आपके पास कंपाउंड होगा DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये जो आपके पास G3P है या DHAP है, ये क्या है? ये आइसोमर्स है। उसके बाद आइसोमराइजेशन, दोबारा से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये जो है अपने ही एक आप कह सकते हैं अपने ही आइसोमर यानी कि G3P ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो होता है ट्रायोस फास्फेट आइसोमेरेज। हर एक स्टेप के साथ मैंने एंजाइम्स का नाम दिया, या आपकी बुक में नहीं है तो आपने इसको कंसीडर करना है। ठीक है बच्चे। उसके बाद है डिहाइड्रोजिनेशन एंड फास्फोरिलेशन। यहां पर जो अब आपके पास G3P है ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये एक हाइड्रोजन मुहैया करेगा और NAD जो है वो चेंज हो जाएगा NADH में। ठीक है जी। इन दिस वे यहां पर एक ATP जो है वो इस्तेमाल होगा, ATP इस्तेमाल होगा, यानी ATP जो है वो चेंज हो जाएगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। तो ADP और फास्फेट, तो ये फास्फेट जो है ये G3P के साथ मिलकर बना देगा 1,3G3P यानी 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड। 1,3 का क्या मतलब है कि एक फास्फेट कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, एक फास्फेट कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। और यहां पर जो है आपके पास एंजाइम इस्तेमाल होगा वो होगा जी फास्फोग्लिसरल अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां पर इस्तेमाल होगा, जो कि G3P से हाइड्रोजन को निकालेगा और वो हाइड्रोजन NADH के साथ मिल जाएगा, और ये G3P के साथ एक फास्फेट मिल जाएगा और ये बन जाएगा 1,3 यानी फास्फोग्लिसरल अल्डिहाइड बाइफॉस्फेट। फिर है जी एक ATP बनता है। इन दिस रिएक्शन यहां पर जो आपके पास फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम जो है ये इस्तेमाल होता है, और जो ऊपर आपके पास स्टेप नंबर 6 में जो बना है ना 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस, तो वहां से एक फास्फेट निकलेगा मिलेगा ADP के साथ, और ADP जो है चेंज हो जाएगा ATP में। इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी मिल रही है वो आपको मिल रही है सबस्ट्रेट लेवल से। आ रही बात की समझ बच्चे? अच्छा, इसके अलावा ये जो आपके पास स्टेप नंबर 6 है। अब स्टेप नंबर 6 में फिर सवाल यह आता है कि सर यहां पर ATP कहां से आ गया, ATP कहां से यूज? अगर आप बुक में देखते हैं ना तो वो ATP जो है वो आपके पास आता है साइटोप्लाज्म से। ठीक है बच्चे। स्टेप नंबर 7 में क्या होता है कि 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड जो है उससे एक फास्फेट निकलकर ATP बना देता है। स्टेप नंबर 8 आइसोमेराइजेशन। अब यहां पर जो आपके पास क्या होता है जी 3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो 2 फास्फोग्लिसरेट में 3 फास को मैंने बता दिया है कि 3 का मतलब ये होता है कि फास्फेट कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। 2 का मतलब है कि अब वही कार्बन 3 से उठकर 2 पे आ गया है, इसलिए चेंज होगा 2 फास्फोग्लिसरेट में। और यहां पर जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो होगा फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। उसके बाद स्टेप नंबर 9 डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन का निकल जाना। अब यहां पर जो है 2 फास्फोग्लिसरेट जो कि टॉपिक स्टेप नंबर 8 में बना है, तो उससे एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, और वो हाइड्रोजन जो आपके पास वाटर बनाएगा बाय द हेल्प ऑफ एनोलेज एंजाइम। अब यहां पर जो है अब 9 नंबर स्टेप में आपके पास बन जाते हैं 2 मॉलिक्यूल फास्फोइनोल पायरोवेट के। 10 नंबर फॉर्मेशन ऑफ ATP। यहां पर जो है अब आपके पास फास्फोइनोल पायरोवेट, इससे एक फास्फेट निकलेगा, वो फास्फेट मिलेगा ADP के साथ और बना देगा ATP। इसको भी कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। और आखिर में जो है यहां पर जो एंजाइम इस्तेमाल होगा स्टेप नंबर 10 में, यहां पर होगा पायरोवेट काइनेज। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है ये आपके पास होता है 3 कार्बन पायरोवेट या पायरोविक एसिड। ये देखें जी आपके लिए स्टेप है। स्टेप नंबर 1 ग्लूकोज जो है चेंज हो रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, यहाँ पे इस्तेमाल होता है हेक्सोकाइनेज।
स्टेप नंबर 2 ग्लूकोज 6 फास्फेट या फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है आइसोमेरेज। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो यहाँ पे देखें एटीपी चेंज और एडीपी में, यानी एक फास्फेट निकल, तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो चेंज हो रहा है 1,6 बाई फास्फेट में। यहाँ पर पे फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट एल्डोलेज एंजाइम की मदद से ये चेंज हो रहा है DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और G3P यानी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 6 पे अगर आप देखें तो G3P से एक हाइड्रोजन निकल कर मेरा NADH के साथ, ठीक है ना, दोनों तरफ ये सेम होगा दोनों के साथ। स्टेप नंबर 7 में अगर आप देखें तो 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट से एक जो है फास्फेट मिलकर ADP से बन रहा है ATP। फिर 3 फास्फोग्लिसरेट यहाँ पे मिल रहा है फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज का क्या मतलब है कि 3 अगर आप देखते हैं ना स्टेप नंबर 7 में तो 3 फास्फोग्लिसरेट है। स्टेप नंबर 8 में देखें तो फिर 2 फास्ट का मतलब है कि जो फास्फेट है 3 कार्बन से उठकर 2 कार्बन पर आ गया, तो 2 फास्फोग्लिसरेट यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वाटर बनाएगा, ये चेंज होगा PEP फास्फोइनोल पायरोवेट से एक और हाइड्रोजन एक और फास्फेट निकलेगा और यहाँ पर इस्तेमाल होगा पायरोवेट काइनेज, और आखिर में आपके पास जो चीज़ बनेगी वो बनेगी पायरोवेट। किसी का भी कोई सवाल हुआ करे, मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, कमेंट्स में अपना सवाल पूछा करें, या जो है वैसे भी आप ग्रुप में भी ये अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को भी कोई किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना स्टेप नंबर 5 में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और G3P, तो ये जो मैंने आपको बताया था ना डार्क रिएक्शन में कि जी एक G3P बाहर निकल आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये DHAP G3P ये G3P दोनों मिलेंगे, बनाएंगे फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, फिर बनाएंगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर बनाएंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट और आखिर में बना देंगे ग्लू, यानी इसको आपने उल्टा लेके जाना है 4 3 2 1। तो इन दिस वे डार्क रिएक्शन का जो है ना वो यहाँ पर जब वो एक आपके पास निकल आता है ना G3P निकल आता है आपके पास और वो कहता है वो आगे जाके ग्लूकोज बना देता है, तो इन दिस वे स्टेप नंबर 4 3 2 1 इन दिस वे वो आपके पास फिर ग्लूकोज बनाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।